वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफी की यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 का नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी। क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलॉसफी यूनिट 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि लेसन 1 है वो प्लेटो से डील करता है, लेसन 2 जो है वो एरिस्टोटल से डील करता है। तो यहाँ पर हम प्लेटो से जुड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जानेंगे और हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर आप एसओएल का जो स्टडी मटेरियल है उसे देखेंगे तो प्लेटो के लिए ही 20 से 25 पेजेस है जो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो उन 20-25 पेजों की जो क्रीम होती है ना, मलाई जो है ना, वो मैंने इस नोट्स में डाल दी है। अगर आप उन 20-25 पेजेस को ना भी पढ़कर इन्हें ही पढ़ ले तो आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे और प्लेटो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप डेफिनेटली लिख सकेंगे। ओके, चाहे वो 150 वर्ड्स में आए या 250 वर्ड्स में आए, मतलब 10 नंबर का आए या 15 मार्क्स का आए या 20 मार्क्स का आए, यू कैन राइट वेरी इजीली। तो प्लेटो से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, आई ट्राइड टू यूज़ मैक्सिमम कंटेंट, ओके, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लेटो जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। वैसे तो अगर आप लिखने जाएंगे प्लेटो के लिए तो बुक्स की बुक्स लिखी जा सकती है, ओके, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जितना रेलेवेंट है उतना यहाँ पर आपको मैंने दे दिया है। आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, ये पीडीएफ, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पीडीएफ हिंदी में मिल जाएगी। ओके, मतलब एक ही पीडीएफ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है। ओके, तो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का परिचय कर लेते हैं पहले। प्लेटो एक प्राचीन ग्रीक का दार्शनिक था, फिलोसोफर था। ओके, इनके द्वारा बहुत, मतलब कि इन्होंने ना कॉर्नर स्टोन रखा था पॉलिटिकल फिलोसफी का। पॉलिटिकल फिलोसफी का मतलब ये होता है कि विचारक जो होते हैं, जो दर्शन शास्त्र होते हैं, वो बताते हैं कि एक समाज कैसा होना चाहिए, एक सरकार कैसी होनी चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, वो चाहिए पर फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जो विचारक रहे हैं पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम के, तो उसमें प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सुकरात का नाम आता है। ओके, और उनमें से एक है प्लेटो। राजनीतिक न्याय और शिक्षा पर उनका विचारों ने सदियों तक राजनीति सोच को आकार दिया है। राजनीति, न्याय और शिक्षा पर बहुत बल देकर बोला गया है प्लेटो के द्वारा। प्लेटो का कार्य एक न्यायपूर्ण और स्थिर समझ बनाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। जब आप प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ते हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बुक है वो द रिपब्लिक है। उस बुक को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्लेटो का जो दर्शन शास्त्र है वो झलकता नजर आएगा, जिसमें प्लेटो बात करते हैं न्याय के बारे में, ज्ञान के बारे में, और मतलब कि आपसी संबंध के बारे में, एक समन्वय, बैलेंस के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन क्या है? अब यहाँ पर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसे हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन। आखिर वे है क्या? क्यों मुझे इस 5th सेमेस्टर में शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन पढ़ना है? ओके, तो शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन जो है वो न्याय की प्रवृत्ति, राज्य की भूमिका और सर्वोत्तम शासन के रूप पर केंद्रित है। अब जो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी या शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन है वो बात करता है कि एक राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य से मेरा तात्पर्य है, जहाँ पर भी आप पॉलिटिकल साइंस में राज्य पढ़ें, स्टेट पढ़े, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर किसी एक देश के बारे में बात हो रही है। ओके, तो एक देश कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरीके की गवर्नेंस यानी कि सरकार होनी चाहिए और कैसा राजा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। किसमें? शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन में। ओके, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जैसे विचारकों ने इस परंपरा की नींव रखी, मतलब कि नींव रखने का कार्य किसने किया? अगर जब हम बात करते हैं शास्त्रीय राजनीतिक चिंतन के बारे में तो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात तीनों महत्वपूर्ण लोग हैं। ओके, इसका उद्देश्य मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना है, जैसे अच्छा जीवन क्या है। शास्त्रीय राजनीतिक चिंतन जो है या फिर दर्शन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी? तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो हमारे माइंड में अक्सर प्रश्न उठते हैं कि अच्छा जीवन है क्या। सभी बोलते हैं अच्छा जीवन जियो, सकारात्मक रहो, नकारात्मक सोच से दूर रहो, एट्सेट्रा। लेकिन अच्छा जीवन है क्या? किसी के लिए अच्छा जीवन हो सकता है कि पूरा दिन किताबें पढ़े, किसी के लिए अच्छा जीवन हो सकता है कि किताबें ना पढ़कर कहीं ट्रेडिंग वगैरह करें। तो अच्छे जीवन की परिभाषा क्या है?
समाज को कैसे शासित किया जाना चाहिए, मतलब कि कौन शासन करेगा, कैसे शासित किया जाना चाहिए एक्सेट्रा, जो क्वेश्चन हमारे माइंड में अक्सर उठते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करती है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब प्लेटो के द्वारा महत्वपूर्ण रचनाओं की जब बात करते हैं तो उसमें 3 बुक्स है। द रिपब्लिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है द रिपब्लिक। फिर उसके बाद आती है द लॉज एंड उसके बाद आती है द स्टेटमेंट्स। द रिपब्लिक में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है और वहाँ पर आदर्श समाज के बारे में चर्चा करते हैं। फिर बात आती है द लॉज की, उसमें उन्होंने शासन के बारे में बताया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की, और द स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि शासक कैसा होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक शासक की। ओके, रूपक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जिसे इंग्लिश में थियोरी ऑफ फॉर्म कहा जाता है। देखिए, प्लेटो का मानना है कि जो भी हम वास्तविकता में देखते हैं समाज में आसपास में, जिसकी हम फिजिकल फॉर्म में जो भी हम देख सकते हैं, तो मान लीजिएगा कि आपके पास कोई वीवो का या एमआई का मोबाइल फ़ोन है। ओके, तो वो मोबाइल फ़ोन आपके लिए एक मोबाइल फ़ोन है, लेकिन एक एप्पल यूज़र के लिए वो इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि एप्पल यूज़र कहेगा कि प्राइवेसी कंसर्न है, डिस्प्ले, मतलब कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एमआई, वीवो एक्सेट्रा में नहीं प्रोवाइड किए जाते। लेकिन आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबॉडी, बट ये मान लीजिएगा कि ये एक कंपैरिजन है। तो यहाँ पर प्लेटो क्या कहते हैं कि दुनिया में जो भी हम देखते हैं ना, जो भी हम देखते हैं इन द सेंस कि कोई चेयर हो गई, टेबल हो गया, या फिर व्यक्ति हो गए, व्यक्ति के व्यवहार हो गए, वो आधे अधूरे हैं या फिर इम्परफेक्ट है, वो कॉपी है। जो असली चीज़ है ना, असली, मान लीजिएगा कि एप्पल हो गई, एप्पल की बहुत सारी कॉपी आ गई, तो वो कॉपी है, रियल चीज़ तो कुछ और ही है। अच्छाई का स्वरूप, ये रूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि हमारी दुनिया की वस्तुएं उनके अपूर्ण प्रतिरूप होते हैं। वही कि हम जो देखते हैं वो आधे अधूरी चीज़ें देखते हैं। ओके, समाज में अच्छाई का रूप सबसे उच्चतम रूप है और इसे समझने के लिए दार्शनिक प्रयास करते हैं ताकि वे समाज को बुद्धिमानी से शासित कर सके। अब यहाँ पर देखिएगा, जस्ट सोसाइटी क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हो, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव ना करते हो, साथ में बैलेंस से रहते हो, समन्वय से रहते हो। ओके, अब दार्शनिक शासक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ाया उतना इनफ है। तो एक दार्शनिक शासक कौन होता है? प्लेटो के अनुसार एक दार्शनिक शासक वह होता है जो अच्छाई के रूप को जानता है और उस ज्ञान का उपयोग समाज के लिए करता है, समाज की भलाई के लिए करता है, लोगों को जस्टिस दिलाने में करता है, न्याय दिलाने में करता है, एक्सेट्रा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो को मानना था कि केवल दार्शनिक ही शासन करने के योग्य है, क्योंकि वे सत्य और न्याय की खोज करते हैं, व्यक्तिगत लाभ की नहीं। यहाँ पर प्लेटो का मानना था कि जो दार्शनिक शासक होते हैं उनको ही राजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी ना एक्सपर्टाइज होती है, वो बहुत ही माहिर होते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जैसे गणित हो गया, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उनको स्टडी करने पड़ते हैं और वो ना माहिर होते हैं और उनको पता होता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या लाभपूर्ण है। तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि एक दार्शनिक शासक ही समाज के लिए सबसे बढ़िया और जस्ट हो सकता है, सबसे अच्छा शासक हो सकता है। दार्शनिक शासक एक न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण करेंगे क्योंकि वे सभी लोगों के लिए सच्चे भले को समझते हैं। अब देखिएगा, दार्शनिक शासक जो है वो मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बहुत सारे, तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि उनकी एक्सपर्टाइज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, तो वो लोगों की भलाई अच्छे से समझ सकते हैं। राज्य और व्यक्ति के न्याय, अब यहाँ पर प्लेटो जो है जस्टिस को यानी कि न्याय को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन से हैं? एक तो राज्य की जस्टिस यानी कि स्टेट जस्टिस, और इंडिविजुअल जस्टिस जो कि व्यक्तिगत जस्टिस है। तो राज्य की जस्टिस से प्लेटो का मानना था कि न्याय संतुलन से संबंधित है, मतलब कि बैलेंस ऑफ पावर। अगर किसी राज्य में आप देखें, अगर भारत में ही देखें, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच। यहाँ पर प्लेटो क्या कहते हैं कि भाई शासक, योद्धा और श्रमिक तीनों के बीच ना बैलेंस ऑफ वर्क होना चाहिए, कि ना श्रमिक शासक का कार्य करे और ना ही शासक योद्धा का कार्य करे, ना ही योद्धा शासक का, ना ही योद्धा श्रमिक का कार्य करे। मतलब ये कि सभी अपने अपने कार्य से मतलब रखे और एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो प्लेटो का ये मानना था।
व्यक्ति में न्याय तब होता है जब बुद्धि, आत्मा और इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है। अब व्यक्ति कब जस्टिस कर पाएगा? जब बुद्धि, आत्मा और इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है। प्लेटो का मानना है कि जिससे आत्मा में संतुलन और सामंजस्य यानी कि बैलेंस बना रहे। एक न्यायपूर्ण राज्य और एक न्यायपूर्ण व्यक्ति दोनों ही संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। मतलब कि लोगों में भी और राज्य में भी संतुलन बना रहना चाहिए, मतलब कि बैलेंस ऑफ पावर। शिक्षा, देखिएगा शिक्षा पर प्लेटो ने बहुत जोर दिया है। जोर कैसे दिया है? उन्होंने कहा कि दार्शनिक शासक जो है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दार्शनिक शासक जो है, फिलोसफर है जो है, उनको ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करनी होती थी। प्लेटो के आदर्श समाज में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका मानना था कि लोगों को उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षित किया जाना चाहिए। मतलब कि जिसकी जितनी एबिलिटी है, जो सीखने की एबिलिटी है, उसमें उसका ध्यान होना चाहिए। मान लीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हो पॉलिटिकल साइंस में और आपके पेरेंट्स या फिर कोई पीयर ग्रुप्स हो सकता है, वो आपको बोले कि भाई कॉमर्स पढ़ या फिर साइंस पढ़। ओके, तो यहाँ पर प्लेटो का मानना था कि जिस चीज़ में या जिस फील्ड में, जिस सब्जेक्ट में जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्ट रखता है, उसी फील्ड में उसको पढ़ाना चाहिए। शासक वर्ग, विशेष रूप से दार्शनिक शासक, कठोर शिक्षा प्राप्त करते थे। जो फिलोसफर्स थे, दार्शनिक शासक थे, वो ना बहुत डीपली पढ़ते थे सभी चीज़ों को, जिसमें दर्शन, गणित और अन्य विषय शामिल होते थे, जो उन्होंने अच्छाई के रूप में समझने में मदद करते थे कि अच्छा क्या हो सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, एट्सेट्रा। शिक्षा नागरिकों को समाज में उनकी भूमिकाओं को समझने और सामान्य भले के लिए योगदान के लिए तैयार करती है। संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक और योद्धा सामूहिक रूप से रहते थे। ओके, उनके पास निजी संपत्ति या निजी परिवार नहीं होते थे। देखिएगा प्लेटो के अनुसार क्या था कि जो शासक यानी कि राजा जो है और जो योद्धा, वॉरियर्स जो है, वो एक साथ रहते थे, कम्युनलिज्म के तरीके से रहते थे, कम्युनिटी के तरीके से। उनके पास ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और ना ही कोई प्राइवेट फैमिली। आपने अगर कभी गांव देहातों में आपने कभी गुजर बसर किया हो, रहे हो, तो आपको पता होगा गांव में हम की भावना होती है। आपके परिवार को पूरा गांव जानता है, आपके परिवार के सभी लोगों को पूरा गांव जानता है। तो यहाँ पर प्लेटो भी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, उनका मानना था कि निजी प्रॉपर्टी या निजी फैमिली यानी कि निजी परिवार नहीं होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि व्यक्तिगत स्वामित्व भ्रष्टाचार और स्वार्थ की ओर ले जाता है। मतलब कि ये प्लेटो मानते थे कि जो व्यक्तिगत यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भ्रष्टाचार या सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थ की एक जो भावना होता है वो जगा देता है। हर चीज़ को साझा करके शासक और योद्धा राज्य की भलाई पर केंद्रित करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब सभी लोगों को बराबर प्रॉपर्टी बांट दी गई, ना ही किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ना ही किसी के पास प्राइवेट फैमिली है, तो यहाँ पर सभी लोग कैसे कार्य करेंगे? सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे, प्लेटो का मानना था। सामूहिक जीवन का यह विचार लालच को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए था कि शासक समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करेंगे, कि जो दार्शनिक शासक है वो समाज के भलाई के लिए, सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। प्लेटो और आधुनिक अधिनायकवाद, जिसे टोटलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म, इनके बीच कंपैरिजन करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो आधुनिक अधिनायकवाद जो है, लाइक मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म, वो प्लेटो के विचार से बहुत ही मिलता जुलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिएगा, प्लेटो का मानना था कि कोई एक शासक होना चाहिए। वो कौन शासक होना चाहिए? दार्शनिक शासक होना चाहिए। यहीं पर टोटलिटेरियनिज्म जो है, अधिनायकवाद, आधुनिक अधिनायकवाद, वो भी मानता है कि कोई एक शासक होना चाहिए जो एलिट क्लास से हो, जो मतलब कि फले फूली मतलब कि व्यक्ति हो, जिसके पास पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, ज्ञान हो। लेकिन इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन है। प्लेटो का मानना था कि लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन जो मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म है, इनका मानना है, या फिर आधुनिक अधिनायकवाद जो है, उनका मानना है कि भाई लोगों की भलाई नहीं, सेल्फिशनेस के लिए कार्य होना चाहिए। मतलब कि राजा की जो धन संपत्ति जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे लोगों को कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े।
अन्य शासन प्रणाली की बात करें अगर प्लेटो की, तो जब आप द रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें प्लेटो ने बहुत सारी अलग अलग शासन प्रणाली के बारे में चर्चा की है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी जिसके बारे में हमने पढ़ा, आदर्श राज्य जहाँ दार्शनिक राजा शासन करते हैं, टीमोक्रेसी जहाँ पर योद्धा शासन करते हैं, मिलिट्री रूल कह सकते हैं, ओलिगार्की एक सरकार जहां अमीर लोग शासन करते हैं, डेमोक्रेसी जहां पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, यानी कि अल्टीमेट पावर कहां पर है, जनता के पास। ओके, देन तानाशाही सबसे खराब सरकार की प्रणाली है जहां पर शासक सत्ता पर कब्जा कर लेता है और व्यक्तिगत लाभ के लिए शासन करता है, जैसे कि किंग जोन उनके बारे में पढ़ा होगा। प्लेटो का मानना था कि एरिस्टोक्रेसी जहां दार्शनिक राजा शासन करते हैं सबसे अच्छा शासन है, जबकि तानाशाही सबसे खराब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पर हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम 15 से 20 मिनट की वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक यहीं पर PDF में आपको मिल जाएगी। किसी भी तरीके का इंक्वायरी हो, कोलैबोरेशन के लिए बात करनी हो या फिर कोई भी आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो ईमेल कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।